नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ है आरजू साई। शुरुआत कर रहे हैं हम दिल्ली में। नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं, 2 दिन बाकी है। 4 दिसंबर को यहां पर मतदान होगा और इससे पहले चुनाव प्रचार जो है जोरों पर है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा। सभी सियासी पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत यहां पर लगा दी और जिस तरह से आरजू हम देख रहे हैं चुनाव प्रचार दिल्ली नगर निगम चुनाव में हो रहा है, उसको देख के कोई कह नहीं सकता कि ये नगर निगम के चुनाव हैं। बिल्कुल, और सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक रखी है, जो देखने को भी मिला। आज दिल्ली की योगशाला के योग गुरुओं से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुलाकात होने वाली है। फिर 4 दिसंबर को 250 वार्ड्स के लिए होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव में 1349 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। एमसीडी के नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव में हर पार्टी ने अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को प्रचार के लिए गली गली उतार दिया है। एमसीडी की 250 सीटों के लिए 4 दिसंबर को मतदान होना है और 7 दिसंबर को नतीजे जैसे कि सबके सामने होंगे। और इन चुनावों में बीजेपी ने अपनी 250 वार्ड जो है वहां पर सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को ही टिकट दिया है, जिनमें कि 3 महिलाएं हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में ये उम्मीदवार कैसे प्रचार कर रहे हैं और आप और कांग्रेस उम्मीदवारों के आगे उनकी चुनौती कितनी गहरी साबित होगी, देखते हैं हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट। पुरानी दिल्ली के कुरैश नगर वार्ड में बीजेपी की महिला प्रत्याशी समीना रजा चुनाव प्रचार के लिए निकल रही हैं। समीना खुद बीजेपी की मंडल उपाध्यक्ष हैं और पति बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रवक्ता हैं। लेकिन यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से ज्यादा बड़ी चुनौती 70% मुस्लिम मतदाताओं को बीजेपी की तरफ लाना है। मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूं और ओबीसी से आती हूं जी, ओबीसी ग्रेड से। तो मेरा यही कहना है कि एक मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी समाज की जो दबी हुई आवाज़ थी उसको उठाने का काम किया। मुझे एक लेकर आए मैदान में और मैं जब जाती हूँ डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए तो मेरी एक कोशिश यही होती है कि जो मुस्लिम सोसाइटी और जो भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो एक गैप क्रिएट किया गया है, मैं किसी न किसी तरह से उस गैप को कम करूं या खत्म करने की कोशिश करती हूं। बीजेपी के 40 से ज्यादा स्टार प्रचारक इस वक्त गली मोहल्लों में वोट मांगते दिख रहे हैं, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों के ज्यादातर जगहों पर बड़े नेता के तौर पर पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ही चुनाव प्रचार करते दिख रहे हैं। लेकिन समीना के बगल में खड़े उनके पति मज़ाहिर रजा बताते हैं कि स्थानीय सांसद हर्षवर्धन का समर्थन और 15% हिंदू वोटर्स उनकी चुनावी नैया पार लगा सकते हैं। मैं खुद एक अच्छे खानदान से हूँ। मेरा खानदान बहुत बड़ा है, यहाँ 200 परिवार का खानदान है। 200 परिवार का जी। अच्छा। तो यहाँ जो 200 का परिवार है मेरा, साफ सुथरे लोग और अच्छे लोग रहते हैं, तो वो उन पर इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। तो यहाँ हिम्मत नहीं किसी की कि कोई बदतमीजी कर दे या कोई चू भी कर दे, क्योंकि हमने लोगों का काम किया है और हम काम करते हैं। बीजेपी ने इस बार दिल्ली में 250 सीटों में से 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इनमें कुरैश वार्ड से महिला समीना रजा, मुस्तफाबाद वार्ड से पेशे से वकील महिला शबनम मलिक, चांदनी चौक से इरफान मलिक जो पसमानदा मुस्लिम हैं और चौहान बांगर वार्ड से महिला सबा गाजी मैदान में हैं, जो पसमानदा मुस्लिम के घोसी बिरादरी से ताल्लुक रखती हैं। खास बात यह है कि ये सभी अल्पसंख्यक मोर्चे में काम कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। दिल्ली में 50 ऐसे वार्ड हैं जहां 40 से 80% तक मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं की बीजेपी से बढ़ी दूरियों के चलते इन उम्मीदवारों के सामने कई सियासी चुनौतियां हैं। समीना रजा जी और उनके पति हैं, ये दोनों ही लोग बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं। इस बार कुरैश नगर से इनको, समीना रजा को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। चुनावी नतीजे बताएंगे कि आखिर मुस्लिम मतदाताओं ने कितना स्वीकार किया है। दिल्ली से हरकिशन शर्मा के साथ रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।
और वहीं दिल्ली में इस बार बीजेपी ने कच्चे घर में रहने वाले गरीब लोगों को पक्का घर दिलाने का वादा किया है, लेकिन जो वादा किया है वो कितना लोगों को लुभाता है ये भी देखना होगा। तो पार्टी ने एमसीडी चुनाव में इसे एक अहम चुनावी मुद्दा भी बनाया है, लेकिन क्या ये वादा वोटर्स को लुभा पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके से हिमांशु शेखर की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लाखों लोगों को पक्का घर दिलाने का वादा बीजेपी के लिए इस बार अहम चुनावी मुद्दा है। एमसीडी चुनावों से ठीक पहले बीजेपी पोस्टरों और अखबारों में इन विज्ञापनों के जरिए आम वोटरों को पक्का घर दिलाने के सपने दिखा रही है। गुरुवार को बड़ी संख्या में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग बसों में भरकर ईडब्ल्यूएस फ्लैट देखने पहुंचे। दिल्ली के सुभाष कैंप झुग्गी झोपड़ी में पिछले कई दशक से रह रही गोंदिया देवी अपने पड़ोसियों के साथ डीडीए के बने अपार्टमेंट देखने आई हैं। कहती हैं पहली बार जिंदगी में पक्का घर देखा है। पहली बार आपने ये पक्का घर देखा है? हाँ, पहली बार हम देखे, हम कभी नहीं देखे। कभी नहीं देखे थे? नहीं, गंदगी में रहते हैं, वहाँ पे गड्ढे में पानी, मच्छर खाते हैं, नाला है बगल में हमारे लोग के। यहाँ पर आप क्या करने के लिए आए? तो देखने आए, बुलाए सब तो देखने आए। अच्छा, क्या देखा आपने यहाँ पे? अच्छा देखे, पक्का घर देखे। हाँ। पक्का घर देखे, अच्छा लग रहा है। जहाँ रहते हैं वहाँ क्या परेशानी होती है? और परेशानी यही है, नाली भरा है, हम लोग के घर में भरते भरते एकदम जिंदगी 30 साल से एकदम बेकार हो गया। बाहर पक गया, भरते भरते गड्ढा, हाथी का था नहीं रहे, बांस चल जा नीचे तो भरत 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 अभी तक भरते हैं। लेकिन क्या ये चुनावी मुद्दा दिल्ली के आम वोटरों को लुभा पाएगा? विपक्ष बीजेपी के वादों पर सवाल उठा रहा है, लेकिन शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी दावा करते हैं सरकार झुग्गियों में रहने वाले लाखों लोगों को पक्का घर बनाकर देगी। जिस तरीके से हमारे यहाँ ऑटोनमस अर्बनाइजेशन हो रही है, 2040 के करीब हम 3 करोड़ के करीब होंगे। झुग्गी झोपड़ी वालों को डर है कि कहीं पक्का घर देने का ये वादा महज चुनावी जुमला बनकर न रह जाए। उनका कहना है अक्सर नेता चुनावों के बाद वादे भूल जाते हैं, सरकार को उन्हें पक्का घर बनाकर देना होगा। हम नाले में पड़े हुए, जब इलेक्शन टाइम आता है वोट का तो नेता लोग जाते हैं, बोलते हैं कि चलो तुम्हें घर मिलेगा, तुम्हारा अच्छा बढ़िया जगह मिलेगा, अच्छे मकान मिलेगा, और जब वोट खत्म होता है तो कुछ तो नहीं मिलता हमें। और नाले में पड़े पन्नी लगा के मच्छर काटते हैं बच्चों को, हम मर जाए, हमारे बच्चे मर जाए, कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए हमें। कि आप सरकार आप लोग को घर बना के और क्या, हम तो घर बना के दे, नहीं हमको लोगों को कई अच्छे जगह में सुविधा दे। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए ऐसे 3024 अपार्टमेंट तैयार किए गए हैं, जिसमें पहले चरण में अब तक सिर्फ 500 लोगों का आवंटन हो पाया है। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने दावा किया है कि सरकार की योजना करीब 10 लाख लोगों तक इस नई योजना का फायदा पहुंचाने की है। अब देखना होगा कि हकीकत में ये योजना कब तक तब्दील हो पाती है। गोविंदपुरी से प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। नगर निगम के चुनाव में कूड़े के ढेर पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। ऐसे में उन लोगों की क्या राय है जो लोग कचरा बीनने के काम में लगे हुए हैं और जिनकी जीविका ही इस पर निर्भर करती है। आइए सुनते हैं उनकी आवाज भी। यहाँ पेट के लिए आए, हर चीज के लिए आएंगे, पेट चलाने के लिए। बंगाल में तो अभी ऐसा कुछ रोजगार नहीं है, काम नहीं है, तो अभी यहाँ काम है। देखिए ये हो गया सोने का पहाड़, इसका नाम रखा हूँ, इसको हम लोग नाम रखा हूँ बिग बाजार। आज हम भलसवा गांव के तंदूर वाली गली में हैं, लेकिन इस गली का रिश्ता उस एक चीज से है जिसे लोग इस चमकते दमकते शहर पर एक धब्बा मानते हैं, जिसकी बू से लोगों को चिढ़ होती है, जिससे लोग परेशान हैं, जो आज एक चुनावी मुद्दा बन चुका है। लेकिन इसी के पीछे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कूड़े के पहाड़ को किसी अलग नजरिए से देखते हैं। हम लोग ऊपर जाता हूँ, कूड़ा में हफ्ते में जाता हूँ, इधर से माल बीन के लेके आता हूँ, ताकि यहाँ गोडाउन है, तो किराया वगैरह गोडाउन नहीं है, इधर रहता हूँ, उनको किराया देता हूँ। विकास और स्वच्छता के सपने देखते हुए हम अक्सर इस बात को अनदेखा कर देते हैं कि हमारी नजरों से हटकर वही कचरा शहर के बाहरी इलाकों में फेंक दिया जाता है। इन इलाकों में रहने वाले दूसरे राज्यों से आए हुए लोग इस कचरे का निपटारा करते हैं।
पिछले 30 से 40 साल से शहर के किनारे बसे हुए ये लोग इसी कूड़े के ढेर से अपना पेट पालते हैं। बढ़िया नजर से देखते हो कि जो देखो खा के पेट चलता है उसको कोई बुरा नजर से कोई देखता है, उसको बढ़िया नजर से ही देखते हैं। अक्टूबर की डाउन टू अर्थ पत्रिका के मुताबिक दिल्ली का 50 से 60% कचरा इन 3 बड़े कूड़ा घरों में जाता है, क्योंकि जितना कूड़ा निकलता है उतना ट्रीट नहीं किया जा सकता। कूड़ा घरों के प्रबंधन और शहर की स्वच्छता को लेकर राजनीतिक पार्टियां कई दावे कर रही हैं, मगर कचरा बिनने वाले लोगों को हर चुनावी वादे की तरह इस बार भी भुला दिया गया है। पहले खरीदना नहीं पड़ता था, कोठी से कूड़ा फ्री में मिलता था। अब उन लोगों को काम पे गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग करवा रहा। तनख्वाह भी उनको काम देता है, वो तनख्वाह सुपरवाइजर खा जाता है, बिनने वाले से ले लेता है, उन लोगों को देता नहीं है। पहले तो कबाड़ देता था, अब कर कबाड़ा खरीद रहे हैं। बड़े बड़े कंपनी आ चुका है दिल्ली के अंदर, बहुत गोडाउन वाला है, ऐसे रो रहा है। तो क्या होगा, कंपनी वाला अगर कूड़ा ऐसे खरीद लेगा तो ये गरीब कहाँ जाएगा। ये जो हमारा पास 25 आदमी काम करता है, इसको तो छुट्टी देना पड़ेगा। अभी तो बीजेपी सरकार आ रहा, सबको टेंडर देते जा रहे हैं। ये पूरा शहर उस हर चीज जिसको वो नहीं चाहता है, जिसका उसके पास कोई इस्तेमाल नहीं है, उसको कूड़े की तरह एक कूड़ेदान में फेंक देता है। लेकिन क्या यह सवाल सही नहीं है कि यह कूड़ा फिर किसका है, इस कूड़े पर किसका हक है? हाँ, सही मायनों में यह कूड़ा और यह कूड़ेदान तो एमसीडी का है, लेकिन ये लोग जो इतने सालों से इस कूड़ेदान को संभाल रहे हैं, इस कूड़े से जुड़े हुए हैं, जिनकी जीविका इस कूड़े से ही है, उन लोगों की क्या हिस्सेदारी है इस हक में? वो लोग कहाँ जाएंगे? मैं हूँ शुभांगी डेरगवे और मेरे साथ मेरे सहयोगी अली अब्बास नकवी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस वक्त खबर आ रही है, लुधियाना कोर्ट में धमाके का जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, इस धमाके में, लुधियाना में जो ये धमाका हुआ था उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी, 6 लोग घायल हुए थे। लुधियाना कोर्ट में धमाके की ये जानकारी थी। आपको बता दें, आरोपी आईडी को पाकिस्तान से लाने में भी शामिल था और भी कई तरह के मामलों में आरोपी है ये। पिछले साल दिसंबर में ये धमाका किया गया था, जिसके बाद लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी पुलिस और एनआईए की टीम, और आखिरकार हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसकी गिरफ्तारी की गई है। इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, 6 लोग घायल हो गए थे। नीता शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। नीता, 1 साल का वक्त लगा, ये आखिरकार गिरफ्तारी हुई है, किस तरह से पकड़ में आया है ये शख्स? ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जया नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए कि उन्होंने जो एक भगोड़ा टेररिस्ट था हरप्रीत सिंह, हैप्पी मलेशिया जिस नाम से जाना जाता था, कॉन्स्पिरेटर था लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट का, बॉम्ब ब्लास्ट केस का, उसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है जब वो कोलालमपुर से वापस आ रहा था। जैसे कि आप बता रही थी कि जो ये सबसे ज्यादा वांटेड था, जो लुधियाना के कोर्ट बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें 1 आदमी मारा गया था और 6 लोग जो थे वो घायल हुए थे। एनआईए इस मामले की तफ्तीश कर रही थी। पिछले साल उसने एक एफआईआर रजिस्टर की थी 23 दिसंबर को और इस मामले की जांच कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन एनआईए के मुताबिक हरप्रीत सिंह और उसका जो एसोसिएट है लखबीर सिंह रोड, पाकिस्तान बेस्ड सेल्फ स्टाइल्ड चीफ ऑफ ISYF, उनकी कॉन्स्पिरेसी के तहत लुधियाना कोर्ट बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ था। रोड जो है वो उसने डिलीवरी की थी कस्टम मेड आईईडी की, जो पाकिस्तान से भेजा गया था इंडिया के एसोसिएट्स तक। जब ये धमाका हुआ था, एनआईए ने हरप्रीत के ऊपर 10 लाख का कैश रिवॉर्ड भी डिक्लेयर किया गया था। एलओसी भी उसके खिलाफ ओपन किया गया था। कल शाम ये जब वापस आया कोलालमपुर से, ऐसा बताया जा रहा है, तब इसकी गिरफ्तारी हुई है। एक बड़ी कामयाबी है इस मामले में। ये धमाका तब हुआ था जब पंजाब में कुछ समय में ही चुनाव होने वाले थे और कोर्ट के बाहर धमाका एक अपने आप में सनसनीखेज खबर था। अब इसे एनआईए एक अपनी बड़ी कामयाबी बता रही है। ये तो पहले भी इस तरह के मामलों में शामिल रहा है ये आरोपी, और भी केसेस दर्ज हैं इस पर?
ये इससे पहले जो स्मगलिंग के केसेस हैं या फिर कहें ड्रग्स के केसेस हैं उनमें शामिल रहा है, लेकिन ये जो लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट था इसमें एनआईए इसके खिलाफ मामला जांच कर रही थी। अभी हमने देखा था कि जो एनआईए है जितने भी पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स हैं उनके खिलाफ काफी कड़ी कार्रवाई कर रही थी, जिसमें न सिर्फ देश में बल्कि इंटरनेशनल लियाजन भी कर रही थी कई आरोपियों के लिए। उसके तहत कार्रवाई की गई थी। तो ये कल शाम को ये वापस आया था कोलालमपुर से जब इसकी गिरफ्तारी हुई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीता इस पूरी जानकारी के लिए। तो एनआईए की एक बड़ी कामयाबी है। लुधियाना कोर्ट के बाहर जो धमाका हुआ था पिछले साल दिसंबर में, उसके चुनाव से ठीक पहले ये जब खबर आई थी उसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी, 6 लोग घायल हुए थे। इसका जो आरोपी है, धमाके का आरोपी, आखिरकार उसको गिरफ्तार किया गया है। कल शाम को वो कोलालमपुर से आया था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, वहां से उसको गिरफ्तार किया गया है। एनडीटीवी से खास बातचीत में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि आमतौर पर हिंदू दंगों में शामिल नहीं होते। उन्होंने कहा हिंदू शांति प्रिय हैं और एक समुदाय के तौर पर जिहाद में यकीन नहीं रखते। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर उन्होंने ये कहा, हेमंत बिस्वा शर्मा ने, कि 2002 के बाद से गुजरात सरकार ने राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए। गुजरात में अब स्थायी शांति है, कोई कर्फ्यू नहीं होता। The accusation is that the BJP has ramped up this kind of rhetoric in order to bring a communal dimension to the election, because very soon after you made these comments, you have Amit Shah saying, Home Minister no less, going around saying that the 2002 we taught such a lesson to the rioters that there has been no such riot again. That is a factual statement. You are only what Home Minister has said, that post 2002 हमने ऐसे सबक सिखाया और गुजरात में कभी रायट वगैरह 2002 से सबक सिखाना शुरू हो गया। नहीं, but that's what I'm asking. You said you are very clear about who you're talking about. Yes, I know. Who? You know who? No. Why don't if you're so clear? I'm against it. I don't know. Indulge in riot. So you mean all communities? I mean, when I say that those who indulge in riot, okay, and Hindu normally doesn't contribute in riots. That's an extraordinary statement you made. That is a statement because. But in Gujarat, sir, hold on, 800 Muslims were killed. You see, Srinivasan, you're saying Hindus don't indulge in riots? Hindu as a community, we don't believe in jihad. So Hindu as a community, we believe in peace. तो एक बार फिर विवादित बयान देते हुए नजर आए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस की बात करते हैं, जहां दिल्ली पुलिस को लगातार गुमराह करने वाला आरोपी आफ्ताब पूनावाला का नार्को टेस्ट करीब 1 घंटे 50 मिनट तक चला। इस दौरान पुलिस ने उससे कत्ल और साजिश से जुड़े कई सवाल पूछे। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। गुरुवार सुबह 9:30 बजे दिल्ली पुलिस आफ्ताब को भारी सुरक्षा में नार्को टेस्ट के लिए अंबेडकर अस्पताल लेकर पहुंची। आफ्ताब का नार्को टेस्ट लगभग 2 घंटे चला, जहां उससे श्रद्धा हत्याकांड से जुड़े अहम सबूतों के बारे में पूछा गया। मसलन हत्या के बाद चाकू कहां फेंका, श्रद्धा का सिर कहां फेंका, आफ्ताब क्या पहले भी श्रद्धा को यातना देता था। नार्को के बाद आफ्ताब को 1 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। आफ्ताब का नार्को टेस्ट खत्म हो गया है। दिल्ली पुलिस आफ्ताब को लेकर के यहां से निकल गई है। लगभग 5 लोगों की टीम ने ये नार्को टेस्ट किया, जिसमें जो यहां के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के हेड हैं, नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर नवीन, उनकी अध्यक्षता में ये हुआ। इसमें साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट थे, 2 वीडियोग्राफर्स थे, जिनकी निगरानी में पूरा नार्को टेस्ट हुआ है। अब 3 दिन बाद आफ्ताब को पोस्ट नार्को के लिए ले जाया जाएगा। जब हेल्थ के सारे पैरामीटर ठीक होते हैं तभी ये टेस्ट किए जाते हैं। ये टेस्ट कंडक्ट हो गया है ठीक से, बहुत जल्दी ही इसकी रिपोर्ट दे दी जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो पोस्ट नार्को टेस्ट भी किया जाएगा। एफएसएल सूत्रों के मुताबिक पोस्ट नार्को के दौरान आफ्ताब को नार्को के दौरान दिए गए जवाबों के बारे में बताया जाएगा। अगर आफ्ताब के पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट में दिए गए जवाबों में अंतर होगा तो उससे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों है। एफएसएल सूत्रों के मुताबिक पोस्ट नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब से एफएसएल के एक्सपर्ट इंटरैक्शन भी करेंगे।
किसी भी सब्जेक्ट के नार्को टेस्ट का पोस्ट नार्को टेस्ट एक एसेंशियल पार्ट होता है और इसके बिना किसी भी सब्जेक्ट का नार्को टेस्ट अधूरा माना जाता है। सूत्रों ने बताया कि नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने ज्यादातर सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उसने कई जवाब अंग्रेजी में दिए और कुछ का जवाब देने में थोड़ा समय लगाया। वह कई सवालों पर चुप रहा। जब टीम ने बार बार सवाल किया तब उसने जवाब दिया। दिल्ली से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं मुंबई की, जहां खार में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही कोरियन महिला वीडियो ब्लॉगर से हुई छेड़खानी का वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद मुंबई के खार पुलिस ने खुद से संज्ञान लिया और धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया। वीडियो में दिख रहे दोनों ही लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के नाम मोबिन चांद मोहम्मद शेख और मोहम्मद नकीब अंसारी हैं। दोनों बांद्रा पश्चिम में रहने वाले बताए जा रहे हैं। हिंदुस्तान आई वीडियो ब्लॉगर जब मुंबई के खार इलाके में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, तभी एक युवक ने आकर पहले उसका हाथ पकड़कर खींचा, फिर किस करने की कोशिश भी की। महिला के मुताबिक वो किसी तरह उनसे पिंड छुड़ाकर निकल पाई। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं अकेली थी, 2 लड़के थे जो ऐसा कर रहे थे, लेकिन मुझे इसे बड़ा नहीं बनाना था। तो मैं अपने होटल की ओर तेजी से बढ़ने लगी। जब मैं जाने लगी तो वो मोटरसाइकिल से मेरा पीछा करने लगे और मेरा मोबाइल नंबर मांगा। मंगलवार रात को हुए उस छेड़खानी का वीडियो जैसे ही पीड़िता ने ट्वीट किया, वीडियो वायरल हो गया। मुंबई पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए खुद होकर मामला दर्ज किया और दोनों मंचलों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मोबिन चांद मोहम्मद शेख और मोहम्मद नकीब अंसारी दोनों बांद्रा पश्चिम के रहने वाले हैं। जिस महिला के साथ ये घटना घटी उनसे संपर्क किया, लेकिन वो महिला मनस्थिति ठीक न होने के कारण वो बाद में आएंगी, बाद में शिकायत करेंगी, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन ये घटना गंभीर होने के कारण खार पुलिस स्टेशन के निर्भया स्क्वाड के महिला कर्मचारी के शिकायत पे शासन की तरफ से इसमें एफआईआर दाखिल हुई और आगे के इन्वेस्टिगेशन में खार पुलिस स्टेशन में इसमें जो युवक थे उनको अरेस्ट किया और इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन खार पुलिस स्टेशन कर रही है। पुलिस की तत्परता पर पीड़िता ने खुशी जाहिर की और बताया कि दूसरे देशों में भी उसके साथ ऐसी हरकतें हुई हैं, लेकिन वहां की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा दूसरे देशों में भी होता है। उस दौरान मैं कुछ नहीं कर पाई थी, पर यहाँ सौभाग्यवश ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरी मदद करने की कोशिश की। मेरे भारत के दोस्त ने पुलिस को ट्वीट किया, जिन्होंने फौरन कार्रवाई की। मैं मुंबई पुलिस की सराहना करती हूँ। कोरियाई महिला वीडियो ब्लॉगर के साथ छेड़खानी की इस वारदात ने मुंबई शहर में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल उठ गया है। This incident I'm really shocked because it's like nearby. Actually ये सब जानने के बाद फिर ऐसा लगता है कि even we are not safe. अगर हम शाम को घर पे जाते हैं, अगर स्काई वॉक से स्टेशन के साइड से जाते हैं, तो लड़के आदमी होते हैं ना बहुत टची होने की कोशिश करते हैं कि क्राउड प्लेस है, पता नहीं चलेगा, तो बहुत ज़्यादा स्पेशली इन ट्रेन्स एंड ऑल। ट्रेन के अंदर आपको ये टाइमिंग क्या होती है जिस वक्त आपको लगता है कि ऐसा कुछ? इवनिंग आफ्टर 6 और 7 तभी जब बहुत क्राउड होता है तो पता नहीं चलता है, सब साथ में आते जाते हैं ना, तभी होता है। तो ये आप लोग पहले से एक्सपीरियंस कर रहे हैं या अभी हाल के दिनों में आपको लगने लगा है कि ऐसा हो गया है शहर? पहले से ही चल रहा है ये सब ऑलमोस्ट। इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री समवेयर देयर इज ऑलवेज सम पर्सन लुकिंग एट अ गर्ल। ये एक अच्छी बात है कि इस मामले में कार्रवाई हो गई, लेकिन इस तरह से विदेश से आई महिलाओं के साथ जो अगर यहाँ के कुछ लोग मन चले इस तरह की हरकत करेंगे तो इससे शहर की छवि खराब होती है, देश की छवि खराब होती है। इससे ज़रूरत है ऐसे लोगों को बहुत ही कड़ी सजा देने की, सबक देने की, ताकि आगे से कोई इस तरह की हिम्मत न करे और कोई भी हो, शख्स महिला हो पुरुष हो, वो शहर में बिना किसी डरे निर्भयता के साथ चल फिर सके और अपना काम कर सके। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के शराब घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और विधायक के कविता का नाम आने के बाद से हैदराबाद में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। के कविता ने खुला ऐलान किया है कि वो किसी से भी नहीं डरती, किसी भी जांच एजेंसी से। कविता ने ईडी और बाकी जांच एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर पीएम मोदी पर सीधा निशाना साधा। उमा सुधीर की रिपोर्ट देखिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और विधायक कल्वकुंट्ला कविता के घर पर शक्ति प्रदर्शन।
वजह यह है कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में गुड़गांव के व्यापारी अमित अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद कविता का नाम प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड रिपोर्ट में आया है। किसी भी प्रदेश में इलेक्शन होने वाला होता है, वहाँ मोदी से पहले ईडी पहुँच जाता है। मोदी जी अगर आपको जेल में डालना है तो डाल लो, कोई टेंशन नहीं है, चले जाएंगे, लेकिन लोगों के लिए काम करना नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी के जो फेल्यूर्स है उसको एक्सपोज करना भी नहीं छोड़ेंगे। वी वेलकम द एजेंसीज, वी विल एब्सोल्युटली कोऑपरेट विद देम एंड वी आर नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग। रिमांड रिपोर्ट में लिखा है कि अरोड़ा ने बताया कि कविता एक दक्षिण गुट की नियंत्रण कर रही थी, जिसने विजय नायर के जरिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को रिश्वत के तौर पर 100 करोड़ रुपए दिए थे। इसके अलावा उनका नाम डिजिटल सबूतों को तबाह करने के मामले में भी आता है। रिपोर्ट कहती है कि 36 आरोपियों ने 170 मोबाइल फोन इस्तेमाल किए थे, जिसमें सिर्फ 17 जांच एजेंसी को मिले। आरोप है कि कविता ने 10 आईफोन इस्तेमाल किए। 25 दिसंबर 2021 और 4 अप्रैल 2022 के बीच एक नंबर के 6 फोन इस्तेमाल किए और इस साल अगस्त सितंबर के बीच दूसरे नंबर वाले 4 फोन इस्तेमाल किए थे। राइट फ्रॉम मनीष सिसोदिया से लेकर तेलंगाना के सीएम तक ये सभी लोग स्कैम से जुड़े हुए हैं। एनडीए सरकार ऐसे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ लगातार काम कर रही है। टीआरएस सरकार के मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को खड़ा किया। एक्सपोज सच टाइप ऑफ करप्ट पॉलिटिशियंस। कविता अपने ऊपर लगे आरोपों की पड़ताल में नहीं गई, बल्कि इस मामले में अपने नाम आने के पीछे राजनीतिक मंशा बताई। अभी तक न उसके पिता मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, न ही उसके भाई मंत्री केटी रामाराव ने इस घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी की है। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच उत्तराखंड के औली में सैन्य अभ्यास चल रहा है, जिसको लेकर चीन ने ऐतराज जताया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस युद्ध अभ्यास को जिस जगह पर किया जा रहा है वो भारत और चीन के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन है। इधर विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि ये युद्धाभ्यास भारत और चीन के बीच के द्विपक्षीय समझौते का कहीं से भी उल्लंघन नहीं है। उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास। मकसद है साझा तौर पर दुश्मन के खिलाफ लड़ना या किसी आपदा के समय राहत और बचाव अभियान चलाना। इस अभ्यास में अमेरिकी सेना की 11 एयरबोर्न डिवीजन की 2nd ब्रिगेड हिस्सा ले रही है। वहीं भारतीय सेना की ओर से असम रेजिमेंट की बटालियन इसमें शामिल है। ये औली में जिस जगह हो रहा है वह चीन सीमा से करीब 100 किलोमीटर दूर है, फिर भी चीन ने इस पर सवाल उठाया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और अमेरिका द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास ने 1993 और 1996 में चीन और भारत के बीच हुए समझौतों की भावना का उल्लंघन किया और द्विपक्षीय विश्वास बनाने में मदद नहीं की। भारतीय सेना ने चीन के बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि औली में हो रहे सैन्य अभ्यास को लेकर चीन की चिंता और सवाल बेबुनियाद है। इधर विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि ये युद्धाभ्यास भारत और चीन के बीच के द्विपक्षीय समझौते का कहीं से भी उल्लंघन नहीं है। हमारे जो सन 1993 और 1996 की समझौते के बारे में बात करते थे, इनसे कोई लेना देना नहीं है इनका। पर चूंकि हमने आपने और चीनी साइड ने इसका जिक्र किया है इन समझौतों का और इनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि चीनी पक्ष इन समझौतों को अपने ही जो उल्लंघन करते हैं इन्हीं समझौतों का, उस पर विचार करना चाहिए और उनकी आवश्यकता है कि वो देखें क्यों वो उनको ऐसे समझौतों को उल्लंघन कर रहे हैं। भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच यह 18वां युद्धाभ्यास है। इससे पहले 2021 में अमेरिका के अलास्का में दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास हुआ था। सेना के मुताबिक इस तरह के युद्धाभ्यास से भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच आपसी अनुभव, रणनीतिक समझ और तकनीक को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। We have exchanged our notes
leveraged on our experiences on US technologies, counter US technologies. We have identified certain skills, certain topics which were academic in nature, and expert academic discussions were carried out in great detail. भारत और अमेरिका के बीच सैन्य और सामरिक साझेदारी चीन को चुभती रही है। यही वजह है कि चीन भारतीय सीमा में चल रहे युद्धाभ्यास में भी अपनी नाक घुसाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसने अप्रैल 2020 में पूर्वी लद्दाख में जो कुछ किया उसे लेकर भारत के साथ उसकी तनातनी अब भी बनी हुई है। चीन की बयानबाजी बता रही है उसे भारत अमेरिका का साथ साथ रास नहीं आ रहा है और नहीं आनी भी चाहिए, क्योंकि अपने दो दुश्मनों को भला एक साथ कौन देखना चाहेगा। रही भारत की बात, तो मौजूदा वक्त में उसके लिए अमेरिका का साथ ज्यादा मुफीद है। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। लुधियाना कोर्ट में धमाके के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एनआईए ने हरप्रीत सिंह को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। बता दें, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसकी गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला पिछले साल का ही है, जहां धमाके में एक व्यक्ति की जान भी चली गई थी, 6 लोग घायल हुए थे और आईईडी को पाकिस्तान से लाने में ये शख्स जिसको गिरफ्तार किया है हरप्रीत सिंह को, वो शामिल था। हरप्रीत और भी कई मामलों में आरोपी है। पिछले साल दिसंबर में लुधियाना कोर्ट के बाहर जो धमाका हुआ था उसमें आखिरकार कोलालमपुर से जब ये आ रहा था दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, वहां एनआईए ने इसको गिरफ्तार किया है। एनआईए की एक बड़ी कामयाबी। लंबे समय से जांच एजेंसियों को इसका इंतजार था। लुधियाना कोर्ट में धमाके का आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था। आखिरकार सफलता मिली है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। नीता शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीता, एनआईए की एक बड़ी कामयाबी है, 1 साल से ये शख्स फरार था, किस तरह से इसकी गिरफ्तारी हुई, बताएं। ये एक बड़ी कामयाबी है कि हरप्रीत सिंह, जिसे हैप्पी मलेशिया के नाम से जाना जाता था, उसे गिरफ्तार किया है एनआईए ने। ये एसोसिएट बताया जाता था लखबीर सिंह रोड, जो पाकिस्तानी बेस्ड सेल्फ स्टाइल्ड चीफ है ISYF का जो कॉन्स्पिरेटर था। जो जांच है उसमें ये सामने आया था, इसने रोड्स के साथ मिलके जो आईईडी है वो स्मगल किया था इंडिया में और यहाँ पर लुधियाना कोर्ट में लगाया था, जिसके कारण बम धमाका हुआ था। 1 शख्स मारा गया था और 6 शख्स जो हैं वो घायल हुए थे। पिछले साल से एनआईए इस मामले की तफ्तीश कर रही थी। एनआईए ने इसके ऊपर 10 लाख का इनाम भी रखा था। बताया जा रहा है कल सुबह यानी दिसंबर 1 की तारीख को ये कोलालमपुर मलेशिया से जब भारत आया, क्योंकि उसके खिलाफ एलओसी जो है वो खोला हुआ था, इस करके उसकी गिरफ्तारी जो है वो एयरपोर्ट पे दिखाई गई। अब वो एनआईए की गिरफ्त में है। ये जो हैप्पी सिंह है, ये हरप्रीत सिंह है, जिसे हैप्पी मलेशिया के नाम से भी जाना जाता है। ये न सिर्फ इस वाले मामले में बल्कि जो नारकोटिक स्मगलिंग और ड्रग्स की स्मगलिंग के पहले जो केसेस हैं उनमें भी ये शामिल रहा है, लेकिन ये वाला मामला संगीन था क्योंकि ये इस मामले में वो यूएपीए के तहत एनआईए द्वारा वांटेड था। जया जी बिल्कुल, और जब इसकी गिरफ्तारी अब हुई है तो ऐसे में कई अहम खुलासे होने की जरूर संभावना है। बिल्कुल, क्योंकि एनआईए जो है वो पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि जो लोकल गैंगस्टर लेवल है उनके ऊपर तफ्तीश कर रही है, हरियाणा और पंजाब के गैंगस्टर्स पे, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो सरहद पार से जो असला बारूद आ रहा है उसमें लोकल गैंगस्टर्स जो हैं वो एक बड़ी जो है हेल्प कर रहे हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो है वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे में ये एक कड़ी है जो जुड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, एनआईए का ये कहना है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि अभी पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से रेड्स काफी पड़ी हैं, सर्चेस काफी हुई हैं, रिकवरी काफी हुई है, अब इस शख्स की गिरफ्तारी से इन लोगों का क्या आगे का प्लान था, इन लोगों की पीछे के जो इनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या पीछे इनके जो लोग काम कर रहे हैं, उनके बारे में सब जानकारियां जो है एनआईए इकट्ठा कर पाएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक तार कहां किससे जुड़ रहे हैं, एनआईए लगातार तफ्तीश कर रही है और एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है एनआईए को। बहुत बहुत शुक्रिया नीता शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए। तो एनआईए ने हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। लुधियाना कोर्ट के बाहर धमाके में वो शामिल था, पिछले साल ये धमाका हुआ था, 1 साल से फरार था और आखिरकार इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उसकी गिरफ्तारी संभव हुई है।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस की, जिसमें दिल्ली पुलिस को लगातार गुमराह करने वाला आरोपी आफ्ताब पूनावाला का नार्को टेस्ट करीब 1 घंटे 50 मिनट तक चला और इस दौरान पुलिस ने उससे कत्ल और साजिश से जुड़े कई सवाल भी पूछे। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। गुरुवार सुबह 9:30 बजे दिल्ली पुलिस आफ्ताब को भारी सुरक्षा में नार्को टेस्ट के लिए अंबेडकर अस्पताल लेकर पहुंची। आफ्ताब का नार्को टेस्ट लगभग 2 घंटे चला, जहां उससे श्रद्धा हत्याकांड से जुड़े अहम सबूतों के बारे में पूछा गया। मसलन हत्या के बाद चाकू कहां फेंका, श्रद्धा का सिर कहां फेंका, आफ्ताब क्या पहले भी श्रद्धा को यातना देता था। नार्को के बाद आफ्ताब को 1 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। आफ्ताब का नार्को टेस्ट खत्म हो गया है। दिल्ली पुलिस आफ्ताब को लेकर के यहां से निकल गई है। लगभग 5 लोगों की टीम ने ये नार्को टेस्ट किया, जिसमें जो यहां के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के हेड हैं, नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर नवीन, उनकी अध्यक्षता में ये हुआ। इसमें साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट थे, 2 वीडियोग्राफर्स थे, जिनकी निगरानी में पूरा नार्को टेस्ट हुआ है। अब 3 दिन बाद आफ्ताब को पोस्ट नार्को के लिए ले जाया जाएगा। जब हेल्थ के सारे पैरामीटर ठीक होते हैं तभी ये टेस्ट किए जाते हैं। ये टेस्ट कंडक्ट हो गया है ठीक से। बहुत जल्दी ही इसकी रिपोर्ट दे दी जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो पोस्ट नार्को टेस्ट भी किया जाएगा। एफएसएल सूत्रों के मुताबिक पोस्ट नार्को के दौरान आफ्ताब को नार्को के दौरान दिए गए जवाबों के बारे में बताया जाएगा। अगर आफ्ताब के पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट में दिए गए जवाबों में अंतर होगा तो उससे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों है। एफएसएल सूत्रों के मुताबिक पोस्ट नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब से एफएसएल के एक्सपर्ट इंटरैक्शन भी करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट के नार्को टेस्ट का पोस्ट नार्को टेस्ट एक एसेंशियल पार्ट होता है और इसके बिना किसी भी सब्जेक्ट का नार्को टेस्ट अधूरा माना जाता है। सूत्रों ने बताया कि नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने ज्यादातर सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उसने कई जवाब अंग्रेजी में दिए और कुछ का जवाब देने में थोड़ा समय लगाया। वह कई सवालों पर चुप रहा। जब टीम ने बार बार सवाल किया तब उसने जवाब दिया। दिल्ली से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड के आरोपी गोल्डी बरार को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत में लिए जाने की खबर है। भारत की खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। 20 नवंबर को हिरासत में लिए जाने की ये खबर है। अब तक भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड है गोल्डी बरार। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, काफी एक इंतजार करना पड़ा है इसको हिरासत में लेने के लिए। पहले ये बताया जा रहा था कि कनाडा में था, अब ये कैलिफोर्निया से खबर है। क्या ये कंफर्म माना जाए कि वहां से हिरासत में कैलिफोर्निया से लिया गया है? देखिए, बिल्कुल जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, खासतौर से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनके सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि गोल्डी बरार को कैलिफोर्निया में डिटेन कर लिया गया है। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उसको ये डर लग रहा था कि जो सिद्धू मूसेवाला के फैंस हैं कनाडा में और जो उसके राइवल गैंग के लोग हैं, बम्बिया गैंग के लोग हैं, वो उसकी हत्या न कर दें। इसके चलते वो कनाडा से कैलिफोर्निया मूव कर गया था और इस बात की जानकारी पहले ही मिल गई थी कि गोल्डी बरार ने कनाडा छोड़ दिया है और वो कैलिफोर्निया में है। लेकिन कैलिफोर्निया में उसको लोकेट नहीं कर पा रही थी एजेंसियां। लेकिन अब पता चला है कि 20 नवंबर को उसको कैलिफोर्निया में जो कैलिफोर्निया की सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्होंने उसको लोकेट किया और उसको डिटेन कर लिया है। और अब जो भारत सरकार और हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनकी ये कोशिश है कि गोल्डी बरार को जल्दी से जल्दी कैलिफोर्निया से लाया जाए। गोल्डी बरार सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड है और लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी। उसने कनाडा में रह के जो शूटर्स थे उनका इंतजाम किया था, पैसे दिए थे, वेपन्स पंजाब से पाकिस्तान से आए थे, ये सारा उसी का हाथ था और उसकी लगातार जो है सुरक्षा एजेंसियां तलाश कर रही थी। लेकिन अभी जानकारी मिली है कि उसको कैलिफोर्निया में डिटेन कर लिया गया है। तो अब भारतीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो एक कोशिश कर रही हैं कि गोल्डी बरार को जल्दी से जल्दी कैलिफोर्निया से लाया जाए और उस पर जो यहाँ पर केस दर्ज है उनमें उसका ट्रायल हो। पंजाब में उस पर और भी कई सारे केस दर्ज हैं और वो इंटरनेशनल गैंगस्टर है, काफी बड़ा नाम है बाकी दुनिया में।
तो कोशिश ये की जा रही है कि उसको जल्दी से जल्दी कैलिफोर्निया से लाया जाए। अगर ये खबर सही होती है मुकेश, तो कई फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स हैं जो राहत की सांस लेंगे, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद ये लगातार कई लोगों को धमकियां देता रहा है। देखिए, बिल्कुल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पहले भी इसने पंजाब में कई टारगेट किलिंग करवाई है। इसके अलावा हथियारों की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, इन तमाम बड़े मामलों में उसका नाम है। जबरन उगाही, इस तरह के कई मामले उस पर पंजाब में दर्ज हैं। तो दर्जनों उस पर केस दर्ज है और एक इंटरनेशनल गैंगस्टर है जो कि कनाडा में है तो पेशे से ट्रक ड्राइवर, लेकिन काफी बड़ा गैंगस्टर है और पंजाब में उस पर बहुत सारे केस दर्ज हैं। तो अगर वो भारत आ पाता है तो एक बड़ी राहत होगी सुरक्षा एजेंसियों के लिए, बड़ी कामयाबी होगी। और यहाँ पर जो केस दर्ज हैं उनका ट्रायल शुरू हो जाएगा और जो पीड़ित परिवार हैं उनको भी इंसाफ मिलेगा। जी, यहाँ पर मुकेश आप ये भी बताएं कि अभी किस तरह की और यहाँ पर दिक्कतें पेश आ सकती है, क्योंकि कैलिफोर्निया से यहाँ तक लाने में, क्योंकि हम देख रहे हैं जो पिता हैं सिद्धू मूसेवाला के, वो भी मांग कर रहे थे कि इस शख्स को यहाँ पर लेकर आया जाए और यहाँ भारत के कानून के मुताबिक उसको उसके अपराध की सजा मिले। देखिए, बिल्कुल उसके तरीके दो हैं। एक तो अगर उसको डिपोर्ट कर दे, अमेरिका की एजेंसियां उसको डिपोर्ट कर दें तो वो सीधा भारत आ जाएगा। दूसरा है फिर एक्स्ट्राडिशन, उसके जरिए भारत सरकार डिप्लोमेटिक तरीके से उसको ला सकती है, लेकिन इसका लंबा प्रोसेस है और वहां की कोर्ट से परमिशन लेनी होगी तभी वो यहाँ आ पाएगा। तो वो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर वहां की सुरक्षा एजेंसियां उसको डिपोर्ट कर दें तो वो बहुत जल्दी भारत आ जाएगा। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ हो पाता है। ये सब डिप्लोमेटिक तरीके से भारत सरकार क्या कोशिश करती है और वो कैसे भारत पहुंच पाता है। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो 29 मई को पंजाब के मानसा जिले में सिद्धू मूसेवाला, मशहूर जो गायक है, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और गोल्डी बरार जो कि मास्टरमाइंड है उसको अमेरिका के कैलिफोर्निया से हिरासत में लेने की खबर है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। विवाद को लेकर बेलगावी में तनाव बढ़ गया है। इसी बीच एक कॉलेज में छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। आरोप ये लगा कि इस छात्र के हाथ में कर्नाटक का झंडा था, इसीलिए उसके साथ मारपीट की गई। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद पुराना है, लेकिन इस वीडियो ने आग में घी का काम किया। एक स्थानीय कॉलेज के फेस्टिवल में कर्नाटक का झंडा लिए युवक के साथ मारपीट हुई। सभी बेलगावी के ही हैं, उसी पीयू कॉलेज के छात्र। दोनों गुटों के बीच झड़प हुई, यानी कर्नाटक समर्थक और वो लोग जो बेलगावी पर महाराष्ट्र का समर्थन करते हैं। इस मारपीट के लिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कई दशक पुराने इस विवाद की वजह से बेलगावी में कई बार हिंसा हुई। मामले को सुलझाने के लिए आयोग भी बना, लेकिन बात नहीं बनी। ऐसे में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां फिलहाल इसकी सुनवाई चल रही है। 1966 में बने महाजन कमीशन ने कर्नाटक के 262 गांवों को महाराष्ट्र को सौंपने की सिफारिश की थी, जबकि महाराष्ट्र ने 814 गांवों पर दावा किया था। वहीं कर्नाटक का दावा 516 गांवों पर था, लेकिन आयोग ने 247 गांवों की सिफारिश की थी। कर्नाटक का रुख बहुत स्पष्ट है। महाराष्ट्र का दावा ठीक नहीं है। हमारे वकीलों ने यही तर्क दिया। हमारा स्टैंड संवैधानिक और कानूनी है। महाराष्ट्र से मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल बेलगावी आने वाला है, जिससे वहां हालात और न बिगड़ जाएं, इसके लिए कर्नाटक सरकार चाहती है कि उनके आने पर रोक लगाई जाए। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। अब एयरपोर्ट पर एंट्री में समय नहीं लगेगा। फेस डिटेक्शन सिस्टम की तकनीक के दम पर अब एयरपोर्ट पर चंद सेकंड्स में एंट्री मुमकिन हो पाएगी। इस सुविधा की शुरुआत दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर की गई है। बस आपको इसके लिए डिगी यात्रा ऐप डाउनलोड करना होगा। फेस डिटेक्शन मशीन के सामने चेहरा दिखाइए और झट से एयरपोर्ट में एंट्री पाइए। न लाइन और न ही अपनी बारी का इंतजार। सुरक्षा अधिकारी को न बोर्डिंग पास दिखाना है और न ही अपनी कोई पहचान दिखानी है। बस एयरपोर्ट पर लगी मशीन में डीजी ऐप के क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और एंट्री लीजिए। ये पूर्ण रूप से डिजिटाइज है।
और आपके आधार डिटेल्स के साथ पूर्ण रूप से सिंक्रोनाइज हो। गेट पर सुरक्षा अधिकारी तो होगा, लेकिन आपकी एंट्री में उसका कोई दखल नहीं होगा। बस ऐप को आधार से लिंक करना है, अपनी एक फोटो खींचनी है और बोर्डिंग पास को स्कैन करना है। आज 3 एयरपोर्ट दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में इसकी शुरुआत की है। बैंगलोर, वाराणसी एंड दिल्ली। बदलते वक्त में कतार और भीड़-भाड़ से बचाने को लेकर तकनीक का यह सहारा मुसाफिरों के लिए सुविधा की एक नई सौगात है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। भारत और अमेरिका के सेनाओं के बीच उत्तराखंड के औली में सैन्य अभ्यास चल रहा है, जिसको लेकर चीन ने ऐतराज जताया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस युद्धाभ्यास को जिस जगह किया जा रहा है वो भारत और चीन के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन है। इधर विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि ये युद्धाभ्यास भारत और चीन के बीच के द्विपक्षीय समझौते का कहीं से भी उल्लंघन नहीं है। उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास। मकसद है साझा तौर पर दुश्मन के खिलाफ लड़ना या किसी आपदा के समय राहत और बचाव अभियान चलाना। इस अभ्यास में अमेरिकी सेना की 11 एयरबोर्न डिवीजन की 2nd ब्रिगेड हिस्सा ले रही है। वहीं भारतीय सेना की ओर से असम रेजिमेंट की बटालियन इसमें शामिल है। ये औली में जिस जगह हो रहा है वह चीन सीमा से करीब 100 किलोमीटर दूर है, फिर भी चीन ने इस पर सवाल उठाया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और अमेरिका द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास ने 1993 और 1996 में चीन और भारत के बीच हुए समझौतों की भावना का उल्लंघन किया और द्विपक्षीय विश्वास बनाने में मदद नहीं की। भारतीय सेना ने चीन के बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि औली में हो रहे सैन्य अभ्यास को लेकर चीन की चिंता और सवाल बेबुनियाद है। इधर विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि ये युद्धाभ्यास भारत और चीन के बीच के द्विपक्षीय समझौते का कहीं से भी उल्लंघन नहीं है। हमारे जो सन 1993 और 1996 की समझौते के बारे में बात करते हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है इनका। पर चूंकि हमने आपने और चीनी साइड ने इसका जिक्र किया है इन समझौतों का और इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि चीनी पक्ष इन समझौतों को अपने ही जो उल्लंघन करते हैं इन्हीं समझौतों का, उस पर विचार करना चाहिए और उनकी आवश्यकता है कि वो देखें क्यों वो उनको ऐसे समझौतों को उल्लंघन कर रहे हैं। भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच यह 18वां युद्धाभ्यास है। इससे पहले 2021 में अमेरिका के अलास्का में दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास हुआ था। सेना के मुताबिक इस तरह के युद्धाभ्यास से भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच आपसी अनुभव, रणनीतिक समझ और तकनीक को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। We have exchanged our notes, leveraged on our experiences on US technologies, counter US technologies. We have identified certain skills, certain topics which were academic in nature, and expert academic discussions were carried out in great detail. भारत और अमेरिका के बीच सैन्य और सामरिक साझेदारी चीन को चुभती रही है। यही वजह है कि चीन भारतीय सीमा में चल रहे युद्धाभ्यास में भी अपनी नाक घुसाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसने अप्रैल 2020 में पूर्वी लद्दाख में जो कुछ किया उसे लेकर भारत के साथ उसकी तनातनी अब भी बनी हुई है। चीन की बयानबाजी बता रही है उसे भारत अमेरिका का साथ साथ रास नहीं आ रहा है और नहीं आनी भी चाहिए, क्योंकि अपने दो दुश्मनों को भला एक साथ कौन देखना चाहेगा। रही भारत की बात, तो मौजूदा वक्त में उसके लिए अमेरिका का साथ ज्यादा मुफीद है। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और चलिए अब देख लेते हैं अब तक की टॉप 5 खबरें। पहली खबर, दंगों में आमतौर पर हिंदू नहीं, ये बयान सामने आया है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से। और दूसरी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया, कहा एक देश में 2 विधान क्यों चलें। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यह बयान दिया।
तीसरी बड़ी खबर, गुजरात में इस बार 2017 के मुकाबले 7% कम वोटिंग हुई है। वोटिंग में कमी, इससे किसे फायदा? और वहीं चौथी बड़ी खबर, नार्को में आफ्ताब ने हत्या की बात मानी। अब आज पोस्ट नार्को के लिए जांच अधिकारी जेल पहुंचेंगे और आफ्ताब से बातचीत करेंगे। पांचवी बड़ी खबर, 4 बार की चैंपियन जर्मनी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई।